नमस्कार, मैं हूँ श्रेय शुक्ला। उम्मीद थी कि वो दोबारा से ठीक होंगे और दोबारा से फिर वो आएंगे। एक तरह से कहा जाए कि एक डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी को यह श्रेय जाता है इस देश में कि जब चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बनाई थी तो समाजवाद को भारतीय लोकमानस का स्वप्न बना दिया था। उस स्वप्न को, रोमानी स्वप्न को सिद्धांत का रूप राजनीति में लोहिया और जयप्रकाश जी ने दिया। आचार्य नरेंद्र देव जी की वैचारिक छत्रछाया में उसे मूर्त रूप देने का काम नेताजी ने किया। और नेताजी सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही समाजवादियों के नेता नहीं थे, चाहे कोई किसी भी दल में क्यों न रहे। लोक बंधु राजनारायण जी और रवि राय जी के पीढ़ी के बाद नेताजी को ही सब अपना नेता मानते थे, चाहे बिहार के समाजवादी हों, चाहे कर्नाटक के समाजवादी हों। यही कारण है कि आप देखिए कि बंगारप्पा जी ने भी नेताजी के नेतृत्व को उसी तरीके से सहर्ष स्वीकारा जैसे बाबू कपिल देव सिंह जैसे बड़े समाजवादी जो 1942 की लड़ाई में भी सहभागी थे, उन्होंने संभाला। नेताजी ने जब उदारीकरण का दौर आया तो ऐसा लगा कि हिंदुस्तान में समाजवादी शब्द अपनी प्रासंगिकता खो देगा, वह आधार, वह तेजस्विता खो देगा। तो ऐसे में नेताजी ने बाबू कपिल देव सिंह जी, जनेश्वर जी जैसे बड़े समाजवादियों को एकत्र करके समाजवादी पार्टी बनाई। और जो सोशलिस्ट शब्द है, जिसका हिंदी समाजवाद है, यह इस देश की राजनीति में यूँ कह लीजिए कि इस सदी में अगर स्थापित करने का सबसे ज़्यादा श्रेय किसी को दिया जा सकता है तो वह नेताजी को दिया था। पढ़ाई लिखाई के प्रति उनका आग्रह कितना था, मैं आपको बता रहा हूँ। वो चाहते थे कि उनकी पार्टी में, जो असली समाजवादी पार्टी थी जिसमें हम सभी लोग थे, उसमें पढ़ाई लिखाई का एक वातावरण रहे, शिविर लगे, शिविरों में वो आ जाते थे। और सबसे पहले आने वाले बड़े नेताओं में जनेश्वर जी के साथ नेताजी होते थे और 3-4 दिन लगातार एक एक कार्यकर्ता का भाषण सुनते थे। किसी में कोई त्रुटि होती थी तो बुला के उसको समझाते थे। मुझे बहुत ठीक से याद है कि मेरी एक किताब थी भगत सिंह, लोहिया और समाजवाद, आदरणीय उसकी समीक्षा हमारे पांडे जी ने भी प्रकाशित की थी। बहुत उस पुस्तक का विमोचन होना था। मैंने नेताजी को दिया और कहा कि नेताजी, मैं चाहता हूँ कि इसका विमोचन आपके द्वारा हो। मुख्यमंत्री थे वो, सरकारी कार्यक्रमों में पुस्तक नहीं छपी। अचानक नेताजी को अपने भाषण के बाद याद आया कि अरे वो पुस्तक तो मुझसे छूट गई। उन्होंने पॉकेट से किताब को निकाला और दिखाते हुए कहा, और मुझे पीछे से ले आए कि इसका विमोचन किया, और कहा कि मैं धन्य हूँ कि भगत सिंह और लोहिया पे लिखी किताब का विमोचन कर रहा हूँ। नेताजी की सबसे खास बात क्या थी कि आज के दौर में जो अन्य राजनेताओं से उन्हें अलग करती है, मुख्यमंत्री तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में ही गोविंद वल्लभ पंत जी से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री तक कई हुए। रक्षा मंत्री भी देखा जाए तो आदरणीय बलदेव सिंह जी से लेकर आदरणीय राजनाथ सिंह तक कई हुए। लेकिन जो इनको सबसे अलग कैसे करती है, इनके साथ आप 5 मिनट बैठिए, बैठने से पहले आपको एहसास रहेगा कि आप बहुत हल्के व्यक्ति हैं, कमतर व्यक्ति हैं। लेकिन नेताजी से बात करने के बाद जब आप वापस लौटते हैं तो ऐसा आपको एहसास होता है कि आप एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं। ये इनका एक मिडास टच होता था। और सबसे बड़ी बात यह है, आप देखिए 1959 में डॉक्टर लोहिया ने पत्र लिखा तत्कालीन रक्षा मंत्री मेनन साहब को कि हमारे जो सिपाही होते हैं, जो हमारे सेनानी होते हैं, जो हमारे शहीद होते हैं, उनका परिवार उनका अंतिम संस्कार नहीं कर पाता। एक पत्नी की इच्छा होती है कि वो पति के अपने दर्शन कर ले, बेटा आपको मुखाग्नि देना चाहता है, ये अंग्रेजों के ज़माने का कानून था। नहीं, वो बात मानी गई। जैसे ही नेताजी रक्षा मंत्री बनते हैं और 1997 में वह नियम बनाते हैं कि हमारा शहीद का जो अंतिम, हमारे शरीर की जो अंतिम यात्रा है शहीद की, वह उसके गाँव में जानी चाहिए। और हिंदी के तो वो अनन्य उपासक थे ही लोहिया जी की तरह से। जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो अंग्रेजी की अनिवार्यता पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश से हटा देते हैं। आज गरीब के बच्चे भी डिप्टी कलेक्टर और सारे बड़े पदों पर हैं। ये दो कार्यों के लिए नेताजी हमेशा के लिए याद किए जाएंगे। जी प्रमोद जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि सुबह हम सबको खबर मिली कि नेताजी इस दुनिया में नहीं है। आपने बहुत लंबे समय तक उनको कवर किया, बहुत साथ भी रहे। तो मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा कि क्या आपको अनुभूति हुई और किस तरह की यादें उनके साथ आपकी हैं? श्री जी, निश्चित रूप से लगभग 3.5 दशक हमने हमारा उनसे परिचय रहा, निकटता रही, कवर किया और बहुत से
एक नहीं अनेकों ऐसे प्रसंग जो मैंने खुद उनके साथ यात्राओं में, उनकी रैलियों में, उनके सम्मेलनों को कवर किया, उनके साथ रहा। श्री जी, एक मुलायम सिंह जी के बारे में शायद इस देश में कुछ ही नेता ऐसे होंगे कि जिनकी जो राजनीति में आए उनकी कोई बैकबोन नहीं होगी या उनको कोई सहारा देने वाला नहीं होगा। मुलायम सिंह उनमें से एक व्यक्ति थे कि और इटावा के छोटे से अविकसित सैफई गांव में वहाँ के और गरीब परिवार में जन्मे थे। उसके बाद वो इस शिखर पर पहुँचे तो वो सिर्फ अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपनी ऑनेस्टी से और लोगों के प्रति उनने गरीबी को नज़दीक से देखा और सहा भी। शायद यही कारण रहा कि उनका गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति उनका बहुत लगाव रहा। दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश में की राजनीति को जो पहले अगर कांग्रेस के रिजीम में आ जाएं तो उस समय राजनीति में कहीं न कहीं कुछ ज़्यादा कह लीजिए एक सवर्णों का अपना एक दबदबा था या उन लोगों का सरकार में उनकी अपनी भागीदारी अपेक्षाकृत कहीं ज़्यादा थी, पिछड़ों की नहीं थी। ये दर्द उनके मन में हमेशा रहा और शायद यही कारण रहा कि उन्होंने उस राजनीति को या सत्ता को बदलने के लिए, व्यवस्था को बदलने के लिए, सत्ता में आने के लिए शायद उन्होंने इस प्रदेश के पिछड़े, गरीब, किसान, इन सब लोगों को, अति पिछड़े इन सारे लोगों को उन्होंने जोड़ा। तीसरी एक उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो दोस्तों के दोस्त थे। एक नहीं, कम से कम 25 मैं जानता हूँ, मैंने उनको नज़दीक से देखा है कि अगर किसी व्यक्ति ने उनकी 1 रुपए की मदद कर दी तो उसके लिए वो फिर किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते थे। मैं खाली इस संदर्भ में रिश्तों को निभाने में मुझे नहीं लगता कि इस देश में मुलायम सिंह के अलावा कोई दूसरा नेता होगा या हो सकता है। वो रिश्तों को बड़ी संवेदनशीलता से, बड़ी शिद्दत से निभाने के, और दूसरे वो जितने वो अक्खड़ थे उससे ज़्यादा संवेदनशील भी थे। मुझे याद है कि एनेक्सी में मैं बैठा हुआ था, शायद ये दूसरा कार्यकाल था, उनके पास मैनपुरी का एक व्यक्ति आया, उसका कुछ काम था उसने, और एक चीज़ और थी कि उनके कार्यकर्ता या उनके से जुड़े हुए व्यक्ति थे, वो उनके ऊपर भरपूर अधिकार रख के बात करते थे। वो एक मुख्यमंत्री हैं इस बात का लिहाज नहीं रखते थे। ये लिबर्टी दे रखी थी या ये लोगों को इतनी लिबर्टी थी। वो आया, हम 4-5 लोग बैठे हुए थे, वो आया तो उसने अपनी वहीं की भाषा में उसने कहा, बोले कहा नेताजी आप, मंत्री जी, उनको नेताजी बाद दे हुए। पहले इटावा के लोग आज भी उनको, जब वो 77 में मंत्री हुए तो उनको मंत्री के रूप में ही उनको बुलाया जाता है। अब नेताजी कहने लगे, वरना सैफई और इटावा के लोग उनको मंत्री जी के रूप में संबोधित करते हैं। बोले क्या मंत्री जी, आपसे हमने एक काम के लिए कहा और वो 3 बार आप कह चुके, नहीं हो रहा, नहीं होना तो रहने दो, मत करो। मतलब इस नाराज़गी में उसने कहा। शैलेश कृष्ण जी उस समय उनके सचिव हुआ करते थे, उनको जब बुलाया तो उनको इस संदेश हो गया होगा कि शायद वो व्यक्ति हैं वहाँ, इसलिए बुलाया होगा, और वो कह चुके हैं नेताजी। तो एक छोटी सी किताब लेके आए और उन्होंने कहा कि क्या तुमसे कहा था इनके काम के लिए अभी तक नहीं हुआ। तो उनके बगल में गए, दिखाया कि साहब ये इसलिए नहीं हो सकता। उन्होंने कहा लाओ दो, निकाली और उसमें से वो पन्ना फाड़ा और नीचे फेंक दिया। बोले कहाँ दिखाओ मुझे। मतलब ये एक रिश्तों को निभाने का और काम करने का सवाल ये नहीं था कि उन्होंने उस नियम को बदला। उनकी सोच और उनका नज़रिया, उनका दृष्टिकोण ये था कि ये संविधान है, नियम है, कानून है, वो लोगों के हितों के लिए हैं, लोगों की परेशानी दूर करने के लिए हैं। इंसान कोई भी ऐसा काम कि जो जिससे परेशानी अगर होती है तो उस नियम का क्या मतलब, उस नियम को दरकिनार कर देते थे। जी रामेश्वर जी, मुलायम सिंह बाकी नेताओं से
कितने अलग थे, और उनको जो एक अलग लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, हम लोग धरती पुत्र कहते हैं, और ये कहते हैं कि ये भी हम लोग कहते थे कि ज़मीन से जुड़ा हुआ सबसे मजबूत उत्तर प्रदेश का नेता अगर कोई है तो वो मुलायम सिंह यादव हैं। मुलायम सिंह जैसा दूसरा कोई नेता मुझे दिखता नहीं, इतने अलग थे। और जब उनके निधन की खबर पहली बार सुनी तो ये सबसे पहले जो दिमाग में आया, कष्ट तो हुआ, सबसे पहली बात जो दिमाग में आई वो ये कि ज़रूरत नहीं पड़ी कभी, लेकिन ये हमेशा रहा कि अगर किसी पत्रकार साथी पर संकट हो जाए, और ऐसी कम से कम आधा दर्जन घटनाएं मैं नाम नहीं, अगर किसी पत्रकार साथी पर संकट आ गया तो पता नहीं कितना पैसा लगेगा, क्या समय लगेगा, कितने लोगों से कहना पड़ेगा। मुलायम सिंह यादव सारी समस्या हल कर देते थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, इसे जरूरत नहीं समझता मैं कहने की। एक पत्रकार साथी का पीजीआई में बहुत क्रिटिकल स्थिति थी। अब हमारे मित्र जावेद नहीं रहे और मेरे आँख के सामने कि वो पत्रकार मित्र रोता रहा कि अब क्या होगा। उन्होंने कहा कुछ नहीं, आओ बैठो। स्कूटर पर बिठाए, जावेद नहीं मरू, और लेके गए सीधे मुलायम के यहाँ, और कठिन पैसा और सारा साधन, एक नहीं, मेरे मित्र जयप्रकाश शाही, मैं कई बार जयप्रकाश शाही के साथ गया और बिल्कुल नशे में धुत जयप्रकाश शाही उनसे बात कर रहे हैं, मैं बगल बैठा हूँ, और वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे नेताजी, लेकिन सम्मान देते थे। और दुर्घटना हुई शाही का, और जो पत्रकार मित्र का मैं जानता हूँ, एस.के. त्रिपाठी साहब, हम लोग साथ, मैं एक्सप्रेस जाया करता था, अभी जागरण में थे, वो हमारे सीनियर थे, वो जागरण में एस.के. त्रिपाठी साहब के लिए उन्होंने, मैंने देखा है बहुत करीब से, जब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री हुए तो शायद दूसरी जगह थी, लाल कुआं में अमर उजाला का दफ्तर था, वहाँ गए, अच्युता जी थे, सारे स्टाफ के साथ बैठे, लगा ही नहीं कि मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद, और सारे लोगों से बात कर रहे थे। लेकिन मुलायम सिंह यादव से सपा के लोग, उनके पार्टी के लोग शायद वो काम न कर पाए। विपक्ष का कोई नेता, विपक्ष का काम पहले होता था और हर नेता उनसे लाभान्वित होता था, और कोई पत्रकार साथी अगर संकट में है तो जानते थे वो भी, और जो नहीं भी जानते थे और जाकर कहते थे। तो और मैंने देखा एक बयान जो अयोध्या के सिलसिले में है, जिसको मैं गैर जिम्मेदाराना बयान निजी तौर पर मानता हूँ और हमेशा मुलायम जी की आलोचना करता रहूँगा, लेकिन मैंने देखा कि उनके किचन कैबिनेट में उनके करीब सवर्ण थे। मुलायम सिंह एक ऐसी शख्सियत थे जो उत्तर प्रदेश की, या यूं कहें देश की अभिजात राजनीति के सामने चुनौती के तौर पर खड़े थे। और मैं इसे व्याख्यानिक, समय कम है, जी, अभिजात राजनीति के सामने एक चुनौती के तौर पर खड़े थे। गरीब परिवार से आया, और जो इस देश में पिछड़े वर्ग की जो आकांक्षा है उसके प्रतिरूप के तौर पर खड़े थे। और वो लोहिया की तरह का समाजवादी थे, कहते भी थे, लेकिन बहुत समन्वय का भाव था, समन्वय की राजनीति करते थे वो। ऐसा नहीं कि लोहिया की तरह, बहुत सारे लोहियावादियों को मैंने देखा है, और वो अपने इसी ऐठन में फ्रस्ट्रेट होकर, दिग्भ्रमित होकर एक किनारे हो गए। लेकिन मुलायम सिंह यादव समाजवादी रहते हुए उन्होंने इतने समन्वय की राजनीति की कि कई बार ये लगता है कि ये समाजवाद का नया प्रयोग है या नया समझौता है। जी, आज हम सारे लोग कह रहे हैं, समाजवादी नेता थे और उन्होंने हमेशा कहा कि वो समाजवादी हैं, लेकिन उन्होंने समन्वय की एक राजनीति की नई इबारत भी लिखी। और आप देखिए तो मजाक करते रहते थे लोग, विपक्ष
सभी पार्टियों में ये कहा जाता था कि जिसको चाहेंगे मुलायम साध लेंगे, या यूं कहिए कि विपक्ष का कोई नेता मुलायम सिंह को साध लेता था। तो ये खूबी मेरा ख्याल है कि बिरले नेताओं में है, और अपने मुलायम सिंह अपलिफ्ट मैन से लेकर और कहीं किसी छोटे छोटे कार्यकर्ताओं, ये खूबी मैंने अगर देखी तो शिवपाल जी में देखी कि अपने हर कार्यकर्ताओं को वो नाम से पहचानते थे, ब्लॉक स्तर तक के। ये मुलायम सिंह में थी। और मुझे नहीं लगता कि लड़की की शादी में खासकर, और मैंने बतलाया ना कि एक दुर्घटना में घायल नहीं रहे हमारे पत्रकार मित्र, जब तक उनकी बेटियों की शादी नहीं हो गई, मुलायम सिंह ने हर स्तर पर, और ये कम है, मैं निजी बातें हैं जिसको मैं यहाँ कहना नहीं चाहता। चलिए, मेरे साथ हेमंत तिवारी जी भी हैं। हेमंत जी, आपका स्वागत है। हेमंत जी, ये बताइए कि इटावा के नेता, इटावा की धरती से खड़ा हुआ एक नेता, और पूरा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है और इतनी तरह की भाषाएं हैं और इतनी तरह की संस्कृति है, बिल्कुल अलग अलग है। पश्चिम चले जाइए अलग, पूर्वांचल चले जाइए अलग, अवध क्षेत्र अलग, केंद्र में चले जाइए अलग, जो सेंट्रल यूपी है, वहाँ पर अपने को मजबूती से स्थापित करने की कला ये मुलायम सिंह की, क्योंकि एक्सेप्टेंस पूरे प्रदेश में थी। आप कहीं चले जाइए, हम लोग भी कई बार कवरेज पे गए, दौरे पे गए उनके साथ, तो हर क्षेत्र में उनको इतने लोग मिल जाते थे पर्सनली, लगता था कि उस भीड़ में भी वो खड़ा कर लेते थे, हाँ तुम्हारे क्या हाल चाल है, तुम्हारे क्या हाल चाल है। तो ये कला थी, ये कहाँ से आई थी उनके अंदर? देखिए, जमीन, बार बार लोग धरती पुत्र कहते हैं, धरती माने जमीन। जमीन से जो कुछ सीखा मुलायम सिंह यादव ने, उसको लगातार जिया। यानी देशज भाव की जो स्वाभाविकता होती है, उसके जो संस्कार होते हैं, उसका जो परिवेश होता है, उससे रूबरू थे बचपन से। अभावों का जीवन था, इलाका ऐसा था जहां राजनीतिक नेतृत्व नहीं था, साइकिल चला चला के हर जगह जाते थे। तो जब आदमी संघर्ष करता है, जमीन देखता है, तो फिसलने के अवसर कम होते हैं, और मुलायम सिंह ने लगातार यही काम किया। मेरी निगाह में सियासत की एक ऐसी मुकम्मल किताब खुद में रहे, जिसको पॉलिटिकल साइंस के सारे स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए। और इस देश में सियासत करने वाले जितने किरदार हैं, वो मुख्तलिफ पार्टियों के हो सकते हैं, उनको भी पढ़ना चाहिए। मुलायम सिंह आखिर प्राइमरी स्कूल में पढ़ करके सैफई जैसी जगह से आ करके अंग्रेजी जानते नहीं थे। मतलब ईमानदारी की बात है, अंग्रेजी के नाम पे यहाँ जितने पैनलिस्ट हैं सब लगभग उनको जानते हैं निजी तौर पर। मैं भी सन 85 से उनको जानता हूँ। ये सब होने के बावजूद उनको कितनी अहम जिम्मेदारियां मिली। दूसरे, उन्होंने इस देश और इस प्रदेश के सियासत का इतिहास ही बदल दिया साहब। सबसे बड़ी चीज तो है 89 के बाद, 90 के बाद, राम जन्म आंदोलन के दौरान के बाद जो तब्दीलियां हुई, चाहे वो कार सेवकों पर गोली चलाने के बाद की परिस्थितियां उत्पन्न हुई, या बाबरी विध्वंस के बाद, सियासत की दिशा ही बदल गई ना साहब। एक तरफ अल्पसंख्यक, एक तरफ बहुसंख्यक। तो उसके भी बड़े किरदार रहे। और कभी मलाल नहीं रहा, उन्होंने कोई गलत निर्णय लिया था, उनको मलाल भी इस बात का नहीं रहा। मतलब अपनी बात पे स्टिक किया। मेरा कहने का अर्थ है कि ऐसे लोग जिनकी डिक्शनरी में हार नहीं होता साहब, वो इरादों के पक्के होते हैं, हौसले उनके ऊंचे होते हैं। और मुलायम सिंह उसी तरीके के एक ऐसे किरदार थे जिन्होंने अपने आप को वक्त के साथ नहीं बदला। उनकी जो ओरिजिनल खूबियां थी उसी के साथ जिए। हारे कभी नहीं का एक उदाहरण खाली दूंगा कि साल 92 में 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस के बाद जब कल्याण सिंह के नेतृत्व वाले पूर्ण बहुमत की सरकार बर्खास्त होती है, तो चारों ओर राम का रंग था पूरी सियासत में। और कोई ऐसा पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं था जो ये न कह सके कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा लौट के आएगी, क्योंकि राम नाम का माहौल है पूरे फिजा में।
भाजपा आई, सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई, लेकिन भाजपा को पावर में नहीं आने दिया मुलायम सिंह यादव ने। सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद मायावती की हरकत से नाको चने चबाने पड़े मुलायम सिंह को, और आखिरी दशा सबको मालूम है। स्टेट गेस्ट हाउस कांड के बाद, स्टेट गेस्ट हाउस कांड के बाद सरकार जाती है, मुलायम सिंह लखनऊ में नहीं बैठते हैं। ब्रजेश शुक्ला जी मेरे साथ रहे हैं दैनिक जागरण में, आदरणीय रामेश्वर पांडे जी रहे हैं, हम तीनों लोग साथ साथ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के पीएसओ शिव कुमार यादव का फोन आता है कि नेताजी ने कहा है कि आप चलेंगे वहां सिकोहाबाद, कल एक बड़ा कार्यक्रम है। हमारी जो भी न्यूज एडिटर थे या प्रभारी संपादक से बात हुई, मैं चला, उनके साथ गया। मतलब उस कांड के बाद, सरकार जाने के बाद अगला बंदा 24 घंटे लखनऊ में नहीं बैठता है। गए, इटावा रुके, अगले दिन जब सिकोहाबाद पहुंचते हैं, यानी फिरोजाबाद और जसवंत नगर के बीच में सिकोहाबाद, 70,000 की भीड़, साहब अपनी आंखों से देखा, 70,000 की भीड़ वहां इंतजार कर रही थी नेताजी का, मुलायम सिंह यादव का। वहां पहुंचे हैं और 2 घंटे 2.5 घंटे बोलते रहे, जबकि कुछ लोग वही के थे जिन्होंने पूरी गैदरिंग को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। कार्यक्रम खत्म होता है, मुझे फिर अपनी गाड़ी में बैठाते हैं, शिव कुमार पीएसओ आगे, नेताजी और हम पीछे, और गाड़ी जाती है आगरा। हमने कहा नेताजी मैं यहां चला जाऊंगा, उनका नहीं, जा करके दैनिक जागरण का दरवाजा खुलवा के गेट के भीतर तक छोड़ते हैं। मतलब आप देखिए, बाकी हमारे जो साथी हैं इनसे तो बहुत निकट के उनके रिश्ते रहे हैं, मेरे भी रिश्ते रहे हैं, लेकिन थोड़ा औपचारिक किस्म के रहे हैं। लेकिन जुबान देखिए, मैं क्या कहता हूं, जिसके साथ मुलायम सिंह यादव एक बार ऐसा करेंगे वो तो उनकी खूबियों का हमेशा के लिए मुरीद हो जाएगा ना। तो ताल्लुकातों की ताकत को समझने और संजोए रखने की एक खूबी थी, अपने दोस्तों की शिनाख्त करने की एक अलग शैली थी। और यूं ही नहीं कहते हैं कि एक एक वर्कर कोई नहीं पहचान सकता, लेकिन स्टाइल थी, खालिस इटावे की स्टाइल थी कि 40 मीटर दूर भी अगर कोई वर्कर है तो नाम ले, अरे कैसे हो साहब, गदगद हो गया। वो तो जिंदगी भर के लिए समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह के लिए डेडिकेटेड हो गया। यही स्टाइल थी। कोई ऐसा जिला नहीं जिस जिले के टॉप 10, 20, 25, 50 लीडर्स को मुलायम सिंह यादव बनाम मतलब नाम से न जानते हो, नाम लेके बुलाते थे। और यही उनके वर्कर्स में, उनके संगठन में एक ऊर्जा का संचार करता था। तो भी लोग कहते थे कि सबसे ज्यादा डेडिकेटेड वर्कर अगर कहीं है, उद्दंड भी हैं लेकिन डेडिकेटेड है तो समाजवादी पार्टी में है। तो यही वजह थी, कभी हारे नहीं। हाँ, हारते उनको देखा मैंने एक बार, हम सब ने देखा। इलेक्शन सरकार चली गई, सरकार से हार गए, जनता से नहीं हारे, जनता के बीच चले गए, ये उनकी खासियत थी। हारे तो एक बार वही अपने परिवार से हारे, वही परिवार जिसकी वजह से परिवारवाद का इल्जाम उन पर लगातार सियासत में लगता रहा, वही परिवार जिसको उन्होंने बढ़ाया, सबको यथायोग्य स्थान दिया। उसी परिवार का जब अंतर विरोध सड़क पर आ गया साल 2016 के उत्तरार्ध में, तो मुझे लगता है मुलायम सिंह, उसी वक्त मुलायम सिंह ने महसूस किया कि कहीं न कहीं पहली बार जिंदगी में हार रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, तमाम पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार यहाँ मलिक साहब से लेकर के पांडे जी और ब्रजेश शुक्ला जी बैठे हैं और स्वामी जी, उसके बाद से मुलायम सिंह यादव जी का चेहरा देख लीजिए, ठीक है, उनकी गतिविधि देख लीजिए, पॉलिटिकल एक्टिविटी देख लीजिए, बहुत शिथिल हो गई, बहुत शिथिल हो गई जी। और वह पराजय लगता है आखिर तक। और अब तो दुख जी, मेरे साथ ब्रजेश जी भी हैं, ब्रजेश शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, मेरा सवाल ये है कि अभी रिश्तों की बात हो रही थी कि रिश्तों को वो बहुत बारीकी से निभाते थे, और ये भी कहा जाता था कि जिसने कभी ना झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। लेकिन उनकी जो सादगी थी वो भी सबके बीच में थी। हम आप सब उनसे मिलते जुलते थे, तो लगता नहीं था कि चीफ मिनिस्टर हैं या डिफेंस मिनिस्टर हैं।
लेकिन अगर परिवार की बात करें तो परिवार में आखिर का, जैसे हेमंत तिवारी जी ने भी जिक्र किया कि परिवार में आखिर में वो दुखी हो गए थे और जिस तरह का अंतर्विरोध सामने आया था, तो उसके बाद नेताजी की जो एक तरह से कहा जाए कि जो नेताजी की जो शैली थी, उस शैली में कहीं कोई कमी आई या फिर उसी दम से, उसी तेवर से वो मिलते थे, लोगों से जुलते थे? होता है जो महल बनाता है, शिखर तक पहुंचता है, और इसके बाद जब उसको लगता है कि साहब इस तरह का बिखराव हो रहा तो दुख होगा ही। लेकिन वास्तव में आप देखें तो मुलायम सिंह जी दोस्ती भी निभाना जानते थे, और मैंने एक ऐसा रूप भी देखा है कि वो विरोध भी जबरदस्त, जिसका करते थे विरोध भी करते थे। लेकिन यदि आप सारा स्थिति देखें, अंत में आके उन्हें ये लगा, आप जब एक स्थिति में आ जाते हैं कि साहब परिवार के ही अंदर कोई चीज़ हो रही है, तब आप उस जगह एक अपने को असहाय जैसा महसूस करते हैं, जब कोई समझने को तैयार नहीं, कोई मानने को तैयार नहीं, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। लेकिन श्रेय जी, मैंने एक नेता ऐसा देखा है जो बाकायदे राग से उठ करके शिखर तक पहुंचते हुए, मैं बताता हूं आपको, सन 1980 चुनाव वो हारते हैं। चुनाव हारने के बाद लोगों ने समझा कि मुलायम सिंह की राजनीति यहीं से खत्म हो रही है। लेकिन अब उनके विरोधी कोई छोटे मोटे नहीं थे। बलराम सिंह यादव पूरी यादव बेल्ट में कब्जा किए थे। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि वहां पर मुलायम सिंह ताकतवर हों, लेकिन चुनाव हारने के बाद वो नेता विपक्ष बनते हैं और एक ऐसी शख्सियत बन के उभरते हैं जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार ही नहीं है, कुछ वर्ष बाद मुख्यमंत्री हो जाते हैं। अब आप इसके आगे देखिए, बीपी सिंह कभी नहीं चाहते थे कि ये मुख्यमंत्री हो मुलायम सिंह जी, उन्होंने अजीत सिंह को आगे कर दिया था। आगे ही नहीं कर दिया था, बाकायदे दिल्ली में बैठ कर उनकी पैरवी कर रहे थे। लेकिन जो चमत्कारिक व्यक्तित्व बीपी सिंह का था, उसका पूरा प्रयोग उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया, लेकिन अंत में बाजी मुलायम सिंह के हाथ लगी। मुलायम सिंह को विधायकों ने पसंद किया, उनके साथ लोग जुड़े और उसके बाद वो मुख्यमंत्री हो जाते हैं। अब सबसे एक बुरा समय तब आता है जो मई जून 1991 में, जब बाकायदे चुनाव होते हैं। मुलायम सिंह जी की पार्टी सिर्फ 31 सीटें पाती उत्तर प्रदेश में, और केंद्रीय नेतृत्व जो बीपी सिंह पहले से नाराज थे, उनकी भ्रकुटी टेढ़ी होती है। लेकिन उस समय वो समाजवादी पार्टी का गठन करते हैं, समाजवादी पार्टी, और वो समाजवादी पार्टी 2 साल के अंदर सत्ता में आ जाती है। और इसके बाद लगातार उनका संघर्ष चलता है। और मैंने आप देखिए कि एक आंदोलन, मुलायम सिंह का जाना आंदोलन की राजनीति का अंत जैसा लगता है। कितने नेता हैं जो आंदोलन से निकल के सामने आते हैं और आंदोलन पर भरोसा करते हैं, और वो आंदोलन जनता के हितों के लिए। अब ये सब लोग बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, गोस्वामी जी हैं, हेमंत जी हैं और पांडे जी हैं, सारे लोग, इन्होंने देखा है कि जब वो निकलते थे आंदोलन के लिए और पीछे उनके हुजूम चलता था, तो क्या होता था सड़कों में। साहब लगता था कि ये आंदोलन हो रहा है, ये आक्रामक आंदोलन है, और हम लोगों ने एक नहीं दर्जनों बार ऐसा देखा है वहां पर। तो वो लगातार सतत युद्ध कर, मतलब जनता के हितों के लिए संघर्ष करने वाले मुलायम सिंह एक जगह जाके यदि कमजोर पड़ते हैं तो ये विडंबना ही कही जाएगी। अब इससे बहुत लोगों को रूबरू होना पड़ता है। हम कौन ऐसा है जो कह सकता है कि हम इससे रूबरू नहीं होंगे सब लोग होते हैं, उनको भी हुआ। और इसके बाद आपने देखा होगा मुलायम सिंह जी बिल्कुल शांत,
बिल्कुल शांत, बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे। लेकिन जब मुलायम सिंह को आप देखिए कि वो मुलायम सिंह जी इतने बड़े क्रांति के नायक, इतने बड़े आक्रामक, और दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के दुश्मन लेके और हर जगह आप समझिए जिसकी मदद किया उसकी मदद किया, ये बहुत बातें कही गई हैं। लेकिन एक जगह आकर के यहाँ पर थोड़ा वो उनको रुकना पड़ा। लेकिन अब देखिए समाजवादी पार्टी कैसे आगे चलती है। अब वो अखिलेश उसके नेता हैं, वैसे भी पार्टी चला रहे हैं, इस बार उनको अच्छी सफलता मिली है। लेकिन मुलायम सिंह जी की कमी केवल समाजवादी पार्टी को नहीं, पूरे राजनीति में असर इसका पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आंदोलन और संघर्ष की राजनीति का बहुत बड़ा धक्का लगा है। और अब मैं इसको ये समझता हूं कि अंतिम ये नेता थे जो इस तरह की राजनीति करते रहे हैं। केपी मलिक जी का मैं रुक करूंगा। केपी मलिक जी, मुलायम सिंह यादव के बिना उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरह से इसको आप देखते हैं? देखिए श्रेय जी, एक तो अभी मुझसे पहले वक्ता ने कहा, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि जिस प्रकार से पहले स्वर्णों की और ऊंची जातियों की राजनीति होती थी उसको बदलने का काम मुलायम सिंह ने किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, मैं उसको दूसरे वे में लेता हूं कि ग्रामीण राजनीति जिससे होती है, जो बिल्कुल गांव से आए, छोटी जगह से आए, जमीन से उठ के आए, वो एक नेता थे मुलायम सिंह यादव। और उनका ये सौभाग्य कि उनको चौधरी चरण सिंह जैसा एक गॉडफादर मिला, जिन्होंने राजनीति में उनको तरासा घड़ा। और मुझे तो बताते हैं पुराने लोग कि चौधरी चरण सिंह उनको नन्हे नेपोलियन कहते थे, और वो उसके हकदार भी थे। अगर हम आज की परिस्थितियों में देखें, जो ऊंचाई माननीय मुलायम सिंह ने हासिल की है, अजीत सिंह जी वहां तक नहीं पहुंच पाए। इसमें अगर हम देखें, हेलो, कट गया शायद? नहीं, आवाज आ रही है आपकी जी। जी, अगर आप देखें कि जो ऊंचाई मुलायम सिंह जी ने की है, वो उसके हकदार थे, उन्होंने मेहनत की है। और मुझे लगता है कि अपने पूरे जीवन में कभी उन्होंने हार का मुंह नहीं देखा और कभी उन्होंने शिकस्त हासिल नहीं की है। लेकिन लास्ट में जिस प्रकार से परिवारवाद और परिवारवाद का सड़क पे आना, उससे जो उनको नुकसान हुआ है, उससे उभरना उनके लिए मुश्किल हो गया था। लेकिन उसके बावजूद आज जिस प्रकार से पार्टी भारतीय जनता पार्टी की टक्कर ले रही है, 125 विधायक उसके उत्तर प्रदेश में हैं, तो ये भी कहेंगे कि ये भी जड़ें मुलायम सिंह द्वारा लगाए गए वृक्ष की जड़ें हैं। इसमें एक चीज और श्रेय जी हमें देखना चाहिए कि केंद्र की राजनीति में जब उन्होंने अपना कदम रखा और वो डिफेंस मंत्री बने, उसके बाद उनको मौका मिला शायद प्रधानमंत्री बनने का भी, लेकिन उसमें भी थोड़ी अड़चन लालू जी की वजह से आई। अगर लालू जी अड़चन नहीं करते तो वो शायद देश का प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य भी मुलायम सिंह जी को प्राप्त होता। वो आपसी मामला उनका था, लंबी कहानी है, उसको तो मैं यहाँ बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव ने राजनीति के एक नए पहलू लोगों को बताए हैं। अब आप मुझे बताइए, आज की डेट में कोई ऐसा नेता मिलेगा जो एक्सेप्ट करे और उस मामले को आगे बढ़ाए? उनको बीच में लोगों ने मस्जिद, जो बाबरी मस्जिद गिरी थी, उसके बाद मौलाना मुलायम कहना शुरू कर दिया था, और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और आगे बढ़े और उस तमगे को साथ में लेकर चले और सफलता हासिल करके सबको जवाब दिया कि मैं ठीक है, मुल्ला मुलायम हूं। और मुसलमानों ने ऐसा रुख किया कि आज तक मुसलमानों ने उनको नहीं छोड़ा है। तो इस प्रकार के नेता जो किसी भी प्रकार की चुनौती को स्वीकार करें और किसी भी प्रकार की चुनौती को स्वीकार करते हुए सफलता प्राप्त करें, मुझे लगता है ऐसे नेता मुलायम सिंह जी थे। जी, रुक करते हैं अभिषेक मिश्रा का। अभिषेक सैफई में है। अभिषेक, अभी क्या चल रहा है सैफई में? किस तरह से लोगों का वहाँ पर तांता लगा है उनके दर्शन के लिए, और आगे के क्या कार्यक्रम है? देखिए श्रेय जी, जिस तरह से पूरा माहौल है वो काफ़ी गमगीन माहौल है, पूरा सफाई एकदम शांत है। लेकिन शांत के बीच में कहीं ना कहीं उत्सुकता लोगों की अभी भी यही है कि तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी उनके अंतिम दर्शन नहीं किए हैं। तो लगातार जो हुजूम है लोगों का वो लगातार उमड़ता चला जा रहा है। तमाम भीड़ यहाँ पर अंदर जो उनकी कोठी है उसमें जहाँ पर इनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है वहाँ पर उमड़ रहे हैं लोग। लगातार लोगों की इसी बात की टकटकी लगी हुई है कि एक बार उनके नेता के अंतिम दर्शन किए जा सकें, क्योंकि सफाई से जिस तरह से उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ और वो
धीरे धीरे पूरे देश की राजनीति पर उन्होंने अपना परचम लहराया, तो वो इस बात को बताता है वो कितने ज्यादा लोकप्रिय थे। जिस तरह से अभी डिस्कशन हो रहा था तो उसमें मैं सुन रहा था कि एक समय ऐसा भी आया जब चंद्रशेखर ने उनका नाम प्रस्तावित किया प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन कुछ अड़चने आई जिसकी वजह से वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन यहाँ के लोग जिस तरह से उनको प्यार करते हैं, जिस तरह से उनको सम्मान करते हैं, वो यहाँ पर देखते ही बन रहा है। इस समय बहुत ज्यादा भीड़ है उनकी कोठी पर, उनके अंतिम दर्शन पाने के लिए लगातार लोगों का भीड़ और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। कोशिश लोगों की इस बात की है कि वो उनके अंतिम दर्शन करें। आपको बताते चले अभी कुछ देर पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे, उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और साथ में आपको बताता चलूं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन का कार्यक्रम है, वो यहाँ पर आकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और आपको बताएं जिस जगह पर सैफई महोत्सव हुआ करता था उसी जगह उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। तो कुल मिलाकर अभी ये कार्यक्रम है, हालांकि लोगों का जो तांता है, लोगों की जो भीड़ है वो लगातार बनी है अपने नेता की एक झलक पाने के लिए, एक अंतिम दर्शन के लिए उनको लकलकी हुई नजरों के साथ लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं। श्री जी जी बिल्कुल। प्रमोद जी, मैं आपका रुख करूंगा। आपने सुना कि किस तरह से अभिषेक ने वहाँ बताया कि लोग अंतिम दर्शन करना चाह रहे हैं, और जाहिर से बात है कि अपने प्रिय नेता के दर्शन, अंतिम दर्शन करना हर व्यक्ति चाहता है, एक बार उनको देखना चाहता है। और अगर अब उस बड़े नेता की हम सियासत की बात करें तो जब ये राम मंदिर मुद्दा चल रहा था, उसके बाद अयोध्या में गोलीकांड हुआ और उसके बाद ये कहा गया कि अब तो मुलायम सिंह यादव की सियासत अब चलने वाली नहीं है, वहाँ से दोबारा जो रिवाइव किया उन्होंने, वो उसको आप किस तरह से आकलन करते हैं, किस तरह से देखते हैं? श्री जी, मुलायम सिंह यादव की अभी ब्रिजेश शुक्ला जी ने भी और हेमंत ने भी ये बात कही कि 2-3 अवसर ऐसे आए कि जब लगा कि अब मुलायम सिंह जी की या समाजवादी पार्टी की राजनीति नेपथ्य में चली गई है या अब मुलायम सिंह उठ नहीं पाएंगे, तो हमेशा उन्होंने जो उनका चरखा दांव उनका प्रसिद्ध रहा है, वो हमेशा कुश्ती के जानकार रहे, कुश्ती लड़ते रहें, तो वो बारीकियां, वो उनका विज़न, तो वो जो एक दौर आया कि जब गोली चली उससे, लेकिन एक बात रही कि वो कभी भी अपने किसी भी निर्णय पर कभी बैक नहीं हुए और उस स्टैंड पर वो कायम रहे और उसको वो हमेशा जस्टिफाई करते रहे, चाहे वो गोलीकांड हो और चाहे वो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेके जो एक पाला खिंच गया था वो। लेकिन एक बात ज़रूर है, इसको हम इस रूप में भी देखते हैं कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के इस प्रकरण ने दो समुदायों के बीच में एक रेखा खींचने का काम किया, जो शायद ये विडंबना कहें, वक्त की कहें, या जो भी उसको आप संज्ञा दे लें, वो ज़रूर रहा। मुलायम सिंह ने जब ये देखा कि वो, इसलिए मैं ये बात जो आपने सवाल किया कि मुलायम सिंह जी पारखी भी बहुत थे, वो नब्ज़ को टटोल के जान लेते थे कि ये बीमारी कहाँ है, इस बीमारी का इलाज कहाँ है। तो जब भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व को जोड़ा और उसके बाद जब उन्होंने पिछड़ों को जब उन्होंने समेटने की कोशिश की, तो शायद ये मुलायम सिंह जी का बड़ा ज़बरदस्त चरखा दाव था जो उन्होंने MY फैक्टर बना के और वो फिर सत्ता में वापस आए और उन्होंने बनाई। तो राजनीति की समझ थी, ज़मीनी नेता थे और वो जानते थे कि हमारा प्रतिद्वंदी कहाँ हमला कर रहा है या हमारी जड़ों को कहाँ कमज़ोर कर रहा है, तो उसका तत्काल वो काट निकाल लेते थे। मैं समझता हूँ कि जो MY फैक्टर बना वो जो भारतीय जनता, क्योंकि कांग्रेस तो धीरे धीरे नेपथ्य में आती चली गई, भारतीय जनता पार्टी ने जो मुलायम सिंह जी का अति पिछड़ा इनमें जो डेंट लगाया, दलितों में कुछ लगाया, तो वो मुलायम सिंह जी ने, ये उनके विज़न की बात थी कि उन्होंने ये महसूस किया कि ये वोट बैंक अब हमारा खसक रहा, हमको उसके लिए एक नई बिसात बिछानी होगी, नई जातिगत या मतलब नए राजनीतिक या नए वोट बैंक के समीकरणों को तैयार करना होगा। शायद ये उसका परिणाम था कि उन्होंने स्टैंड लिया और वो फिर वैसे ही खड़े हो गए। और शायद आज भी जो अखिलेश जी के पास विरासत है वो मुलायम सिंह जी की वही विरासत आज भी काम कर रही है। अब वो कितना संभाल पाते हैं, कितना नहीं संभाल पाते हैं, ये वक्त तय करेगा। ये बहुत बड़ा सवाल है रामेश्वर जी की इतनी बड़ी विरासत को संभालना भी बहुत मुश्किल काम है, और मुलायम सिंह यादव जैसी बड़ी शख्सियत के बेटा होना और उसके बाद इतनी बड़ी विरासत
उन्होंने उनको सौंपी है। अब सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी बिना मुलायम सिंह के, देखिए विरासत बहुत बड़ी है और ये अखिलेश जी के सामने उसको संभालने की चुनौती भी है, लेकिन राजनीतिक शैली और संस्कार का फर्क है। मुलायम की राजनीतिक शैली और मुलायम का राजनीतिक संस्कार और अखिलेश जी की राजनीतिक शैली और अखिलेश जी का राजनीतिक संस्कार, इन दोनों में फर्क दिखता है। उस फर्क को, उस गैप को समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। कुछ समीकरण राजनीतिक नेता तय करते हैं, कुछ समीकरण राजनीतिक समीकरण इतिहास तय कर देता है, वक्त तय कर देता है। आगे आने वाला वक्त और अखिलेश का राजनीतिक समीकरण ये तय करेगा कि मुलायम सिंह जी के विरासत को वो कितना आगे ले जा पाए, या उन्होंने नई इबारत लिखने की ठानी है और नई इबारत लिख रहे हैं। अब ये देखना है और 2024 में ये दिखाई पड़ेगा। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मेरी सपा के साथियों से बात होती, हो सकता है कुछ बदला हो, लेकिन जिस तरह कार्यकर्ताओं का, नीचे के कार्यकर्ताओं का शीर्ष नेतृत्व तक, मतलब मुलायम तक जिस तरह की पहुंच थी, कोई बीच में लेयर होते हुए भी कोई लेयर नहीं थी, अब वो नहीं दिखता। अब लगता है कि कई स्तर है जिसके बाद शायद शीर्ष नेतृत्व तक कार्यकर्ता पहुंच पाए। तो हो सकता है ये भी एक राजनीतिक शैली हो और यही शैली सफलता की एक नई इबारत लिख दे, ये वक्त तय करेगा जी। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि बड़ी राजनीतिक विरासत छोड़कर गए हैं और हमेशा बड़ी विरासतों को संभालने के लिए कुछ वक्त लगता है और समय का भी साथ चाहिए। और मेरी दुआ है, मेरी कि शुभकामनाएं हैं कि इस राजनीतिक विरासत को अखिलेश जी संभाल लें और उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाए। दीपक जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि एक तो मुलायम सिंह यादव जी का समाजवाद था जी, और जो आज का समाजवाद है जी, या जो जिस परिपाटी पे आज समाजवादी पार्टी चल रही है, दोनों में आपको अंतर लगता है या लगता है कि मुलायम सिंह यादव की ही परंपरा को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। नेताजी का पूरी राजनीतिक शैली देखिए, डॉक्टर लोहिया के तर्ज पे उन्होंने कई नेता खड़ा किए जो पार्टी के आंतरिक ढांचे में कहीं ना कहीं नेताजी के समकक्ष दिखते थे। बाबू कपिल देव सिंह जी, जिनको ये अधिकार था कि संगठन को लेकर वह नेताजी की कही गई अंतिम वाक्य को भी बदल दें। जनेश्वर जी जो विचारधारा के चेहरे थे, उनका सब साथ देने के लिए मोहन सिंह जी, बसवंत तिवारी जी, हम जैसे लोग, तमाम लोग थे। वर्तमान सोशलिस्ट दल जो भी हों, मतलब अपने आप को जो भी समाजवादी दल कहते हों, सिर्फ सपा ही नहीं, तमाम समाजवादी दल, इसमें इस तरह का विकेंद्रीकरण नहीं दिखता। समाजवादी दल जो भी रहे हों, साउथ के समाजवादी दल रहे हों, यहाँ के रहे हों, हिंदी पट्टी के बाहर के रहे हों, सब अगर संगोष्ठी करते थे, अधिवेशन करते थे, तो कम से कम 4-4, 5-5 दिन करते थे। और आखिरी दिन जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, चाहे लोहिया जी हों, चाहे जेपी हों, चाहे नेताजी हों, अंतिम दिन जनता से सीधा संवाद करते थे। वो चीज़ ख़त्म हो गई। और भी बहुत से सवाल आंतरिक ढांचे पर उठाने की इजाज़त हर कार्यकर्ता को दी थी। आपको अगर नेताजी से कोई नाराज़गी होती थी, किसी कार्यकर्ता को, वह बाहर नहीं कहता था, अंदर आके नेताजी का हाथ पकड़कर अपनी बात मनवाने के लिए लड़ता था। लेकिन अगर नेताजी ने कह दिया कि ये मेरी बात है, तो वह मान जाता था। और भी कई चीज़ें हैं। एक बार APJ कलाम साहब से हम लोग बैठे थे, बात हो रही थी, उन्होंने बहुत, मतलब वो नेताजी बोलते हुए, नेताजी कहते कि मुझे हिंदी नेताजी की प्रेरणा से सीखने को मिला। जब वो तमिलनाडु जाते हैं नेताजी, वहाँ करुणानिधि से मिलते हैं, करुणानिधि कहते हैं कि हंसते हुए कहते हैं कि आप मेरे ऊपर क्या हिंदी थोपने आए हैं? बड़ा मुस्कुरा के नेताजी कहते हैं, नहीं, हम आपके ऊपर तमिल थोपना चाहते हैं और चाहते हैं कि सभी भारतीय भाषा मजबूत हो। पहली बार रक्षा मंत्रालय में हिंदी में पत्रावलियाँ चलती हैं जब नेताजी रक्षा मंत्री बनते हैं। वो रक्षा मंत्री होने के बावजूद भी आप वही लोकभूषा और लोकभाषा को कितना सशक्तिकरण करते हैं। और एक चीज़ और बता दें,
दवाइयाँ आजकल जो हिंदी में आ रही हैं उसका श्रेय भी कहीं ना कहीं नेताजी को जाता मैं है। ब्रिजेश जी का रुख करूँगा। ब्रिजेश जी, हम लोग जब भी समाजवादी और समाजवाद की बात करते हैं तो सबसे बड़ा चेहरा मुलायम सिंह यादव का ही दिखता है। उनके साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि उनकी एक जो सेकंड लाइन थी वो भी बहुत मजबूत थी। अगर सेकंड लाइन की बात की जाए, वो पूरी एक तरह से कहा जाए वो सबको साथ लेके चलते थे और सबको गाहे बगाहे उनको उस स्थान पर भी रखते थे। क्या आपको लगता है कि आज समाजवादी पार्टी में वही स्थिति है, वैसी ही मजबूत सेकंड लाइन है जो नेताजी ने अपने समय में तैयार की थी? नहीं, वो विचारक नहीं है। अब जनेश्वर जैसा विचारक आपको कहाँ मिलेगा? और ये लोग एक रास्ता तय करते थे और बड़े बड़े नाम थे, समाजवादी इकट्ठा होते थे लखनऊ में आकर के और बाकायदे लंबी मंत्रणाएं चलती थीं और बाकायदे जब सरकारें बनती थी तो वो पूरे देश से लोग आते थे यहाँ पर। फिर जो कार्य समिति की बैठक होती थी उसमें भी लोग आते थे। तो वो चीज़ नहीं है, वो गंभीरता नहीं है। अब देखिए आगे क्या होता है। जब तक बड़े बड़े विचारक नहीं होंगे, समाजवाद कोई ऐसा नहीं है कि रास्ते में चलते ही, ये एक विचारधारा है, ये एक मजबूत विचारधारा है और ये जिस ढंग से दुनिया में चली है उसको मजबूती से जो लोग चला पाएंगे, एक और वैचारिक आधार पर चला पाएंगे, तभी आप इसको धरती में ला सकते हैं। वरना आप कोई सलाह देने लगे आके, कोई आके सलाह दे, उससे नहीं होता है। मैंने देखा है डॉक्टर जनेश्वर मिश्रा वगैरह को बोलते हुए, और वो लोग जो बोलते थे तो लगता था कि हाँ समाजवाद के पुरोधा बोल रहे हैं। मैं कई बार एक रैली हुई थी यहाँ बक्से तालाब में, बाकायदे पुलिस उत्पीड़न हुआ था, उसमें भी बोले थे वो, मुझे याद है वो चीज़ें। तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़े कद थे। अब भगवान चाहे और ऐसी इसी तरह कद तैयार हों, बड़े बड़े लोग तैयार हों, विचारक तैयार हों, तो केपी मलिक जी का रुख करूँगा मैं। जी केपी मलिक जी, मुलायम सिंह यादव के साथ एक और बड़ी बात थी, यूथ उनके साथ बहुत जुड़ा था और ख़ासतौर पर छात्र राजनीति, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो चाहे वो लखनऊ विश्वविद्यालय हो, वहाँ पर उनके बहुत फॉलोअर बने और वहाँ से जो राजनीति में गए वो मंत्री पद तक उन्होंने हासिल किया। तो मुलायम सिंह के अंदर ऐसा क्या था कि जिससे यूथ उनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे? देखिए, मुझे लगता है श्रेय जी कि जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा कि चौधरी चरण सिंह जो उनके गुरु थे, राजनीतिक गुरु जिनको कहें, उनसे उन्होंने इस प्रकार की सीख ली थी। क्योंकि जब मुलायम सिंह जी चौधरी चरण सिंह के राजनीतिक शिष्य बने थे तो वो भी युवा थे। तो चौधरी चरण सिंह भी चाहते थे कि जो गांव से ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए युवा हैं वो राजनीति में आए और इस राजनीति को आगे बढ़ाएं। उसी नजर से मुलायम सिंह जी भी यूथ को देखते थे। खास तौर पे उनकी पार्टी में अगर आप देखेंगे, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के जितने यूथ थे उनको बढ़ाने का काम वो आगे करते थे। हालांकि मैं बहुत ज्यादा तो प्रोग्राम या कार्यक्रम उनके नहीं कर पाया हूं, लेकिन जितने भी किए मैं 2-3 प्रोग्राम उनके देखे और मेरे को हैरत हुई। एक बार हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसी कस्बे में एक प्रोग्राम कर रहे थे और प्रोग्राम खत्म होने के बाद में जब छोटे हॉल में भोजन वगैरह कर रहे थे तो उनको अलग से फिर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वहां भी कई लोग आ गए और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे कुछ कार्यकर्ता खड़े हो जाते हैं वो उनको नाम से पुकार रहे थे। मुझे हैरत हो गई कि नेताजी सबके नाम जानते हैं। ये नेताजी की, जी बिल्कुल, ये केपी मलिक जी, ये नेताजी की खासियत थी। हम लोग भी जब जाते थे तो इसी तरह से होता था कि वो नाम से बुलाने लगते थे। वो तो रास्ते में गाड़ी रोक देते थे, गाड़ी रोक के बुला देते, फलाने तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। ये हम लोगों के पास इतनी सारी यादें हैं और इतनी सारी घटनाएं हैं, इतनी सारी जो संस्मरण है कि अगर हम लोग इस पर बात करने पे आएंगे तो सब लोग मेरे ख्याल से घंटों इस पर बात कर सकते हैं। हमारे पास समय की कमी है। रामेश्वर पांडे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दीपक जी आपका शुक्रिया, प्रमोद जी आपका शुक्रिया, ब्रजेश शुक्ला जी आपका शुक्रिया, अभिषेक मिश्रा आपका शुक्रिया और केपी मलिक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोगों ने जो चर्चा की उस चर्चा में उस शख्सियत पर हमने बात की जिस शख्सियत की अगर संघर्षों की बात करें तो शायद शब्द भी कम पड़ जाते हैं। अगर उनके उत्थान की बात करें
तब भी शायद शब्द कम पड़ जाते हैं, उनकी जुझारूपन की बात करें तब भी शायद शब्द कम पड़ जाते हैं। लेकिन अब मुलायम सिंह यादव हमारे बीच में नहीं है। मैं एक शेर के साथ इस कार्यक्रम को ख़त्म करना चाहूँगा कि सहरा में शादाब हैं हम, भीगी आंखों का ख्वाब हैं हम, ढूंढोगे हमें हर जर्रे में, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। तो मुलायम सिंह नायाब थे, अब वो नहीं मिलेंगे, बस उनकी यादें ही हमारे साथ हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ।